means method मैं produced to मेथड्स होते हैं प्रोसीजर और या टेक्निक्स वगैरह uh, वगैरह। हाँ, देख yes के तो yes आप बोल सकते हैं ना। yes man मैम आते हैं मैम, आपने ये तो नहीं कहा था ना बिना देख के बताए। Yeah, yes algorithm means the method or the procedure. Algo means the method. Rhythm होता है किसी चीज का ना एक सिस्टम step by step चलना। problem solving method man. Yeah, it is very good. You can apply on different problems for in a real life. That is Yes very ma'am. best method. That's why I said कि यार programmer, they are the persons who can solve the problem very quickly. हर तरह की problem, ये नहीं कि सिर्फ ये वाली। Even though if I have a problem like in my daily routine, तो मैं उसको भी sort out कर लेती हूँ with the method of these problem solving techniques. So this is how a programmer think. Okay, we are talking about algorithms. That is the new topic. Algo means the method. ठीक है? If I will say what do you mean by algorithm, तो algo को अगर हम बात करें, it is the method or a procedure. रिदम कहते हैं, रिदम पता है ना आपको, जैसे हम कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये एक रिदम में चलता आ रहा है. इट इज बेसिकली द सीक्वेंस. Rhythm Yes means ma'am. the sequence, the step-by-step procedure, the sequence. So whenever we talk about the algorithm, it means the method, procedure, or a technique which is a step-by-step technique for problem solving. Okay, it is the step-by-step technique. It is the step-by-step problem solving method that is easy to understand and follow. Easy in the sense that algorithms are written in simple English, even though you can write algorithms in Urdu as well. So that's how simple it is. You can write it in any language. If you are a German, you can write it in Germany. So basically, algorithms do not constrain about the language. You can use any language for using for writing the algorithm. हर लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें, लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करें एल्गोरिथम्स की, सो एल्गोरिथम्स आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, and it is easy to understand because they are written in simple English lines, in English sentences. ठीक है? Okay. Yes ma'am. अब वो सेंटेंसेस किस तरह से लिखे जाएंगे, वो लाइंस किस तरह से लिखी जाएंगी, they would be step by step, like a set of steps that clearly defines a sequence of operations to solve a problem, that clearly defines which step should be followed first, which step should be followed next and onward. तो आपने स्टेप्स हमेशा सिस्टमैटिक और प्रॉपर ऑर्डर में लिखने. अगर आपने एक भी स्टेप ऊपर नीचे किया, योर एल्गोरिदम विल नॉट वर्क प्रॉपरली. ठीक है? अच्छा, रोल ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि एल्गोरिदम क्या होता है. एल्गोरिदम वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करना है. और कंप्यूटर लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट, हर चीज जो आपको गिवन होती है वो आप प्रॉब्लम के तौर पर लेते हो. ठीक है जी? अच्छा, रोल ऑफ एल्गोरिदम. A role of algorithm in a problem solving is to solve the problem. सबसे पहला तो रोल यही है. लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें तो ये बैकबोन है आपकी प्रोग्रामिंग की. अगर आपको एल्गोरिदम्स लिखने आते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है एल्गोरिदम की, यू विल बी एबल टू राइट द प्रोग्राम वेरी इजीली ऑन योर कंप्यूटर लैंग्वेज. ठीक है? तो ये समझ लें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एल्गोरिदम का कि अगर आपका ये अच्छा बन गया तो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं. एल्गोरिदम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके पास एक एल्गोरिदम लिखा हुआ हो, यू कैन कन्वर्ट दिस एल्गोरिदम इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज. वो एल्गोरिदम फॉलो करते हुए आप किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के रूल यूज करते हुए उसको लिख सकते हैं. आया वो .NET हो, आया वो जावा है, सी है, C# है, एनी लैंग्वेज. आपके पास अगर एल्गोरिदम है तो वो इतनी फ्लेक्सिबल चीज है कि आप उसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. तो रोल क्या है? रोल हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम इज द बैकबोन ऑफ द प्रोग्रामिंग. कि अगर आपको एल्गोरिदम आता है लिखना, यू कैन राइट एनी प्रोग्राम. ठीक है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट है. और सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रोग्रामर का यही होता है कि वो एल्गोरिदम लिखते हैं. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है ना, ये बेसिकली आपको एल्गोरिदम लिखना ही सिखा रही होती है कि आपने लिखना कैसे एल्गोरिदम को.
ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा, उसको स्टेटमेंट पढ़ी प्रॉब्लम की, है तो प्रॉब्लम डेफिनेशन, लेकिन एल्गोरिथम में भी तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फिर आपने उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, फिर आपने उसको एनालाइज किया, यानी कि उसको ब्रेक डाउन किया छोटे छोटे टुकड़ों में कि हमें क्या गिवन है, क्या चाहिए, किस तरह का प्रोसीजर हो सकता है, कौन सा मेथड लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। देन आपने उसके पॉसिबल सॉल्यूशन सोचे। एल्गोरिथम लिखने से पहले ही आप ये सारे काम कर लेते हो, और फिर जो उसमें से आपको बेस्ट लगा आपने वो अपनाया। तो दीज आर द स्टेप्स दैट आर यूज्ड इन राइटिंग एल्गोरिथम्स। ये इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पहले करवाई गई। सो रोल क्या है कि अगर आपने एल्गोरिथम लिख लिया, यू वुड बी एबल टू राइट एनी कंप्यूटर प्रोग्राम बाय यूजिंग दोज स्टेप्स, by converting those steps into programming language. Okay, so algorithm plays an important role in computer programming. Computer programming is the process of taking an algorithm and coding in a programming language. जो भी मैंने आपको कहा, formulating an algorithm is the first step for developing a computer program. That it is the very first step in developing a computer program कि आपको सबसे पहले algorithm लिखना चाहिए। ये best approach होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने माइंड में ही पहले एल्गोरिदम बना लेते हैं और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो थोड़ा अपर लेवल पे आ जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी हो जानी चाहिए कि अगर मैं आपको कोई प्रोग्राम लिखने के लिए दूं तो आपका उसका एल्गोरिदम लिखने की बजाय आपके जहन में उसका एल्गोरिदम बन जाए। सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स। अच्छा, तो ये तो हो गया रोल कि एल्गोरिदम का रोल है क्या या वो क्यों लिखे जाते हैं। उसके बाद वी हैव मेजरिंग एफिशिएंसी इसकी, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी कैसे मेजर की जाए। अच्छा, आपने एफिशिएंसी देख ली बेस्ट सोल्यूशन की, कि बेस्ट सोल्यूशन वो होता है जो फास्ट हो, स्पीड उसकी अच्छी हो, कॉस्ट उसकी कम हो, कम्प्लेक्सिटी उसमें ना हो। सेम इज द एफिशिएंसी ऑफ योर एल्गोरिदम। वो स्पीडी होना चाहिए, उसमें कम कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, उसमें कम इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, और उसमें से सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, और वो Correct solution. कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि उतनी कॉस्ट में बन जाए जितनी कॉस्ट आपके पास है, यानी कि उस कॉस्ट के अंदर अंदर बन जाए, बजट में रहे। हाँ बजट में रहे। So same is the measuring efficiency of an algorithm. The efficiency of an algorithm is the property which relate the algorithm to the amount of computational resources used in it. Computational resources कहते हैं वो resources जो आपके पास constraints की सूरत में आते हैं, कि इतनी amount है, इतनी स्पीड होनी चाहिए, ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं, और इतनी कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो वो आपके वो सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अच्छा, एन एल्गोरिथम मस्ट बी एनालाइज्ड टू डिटरमाइन इट्स रिसोर्स यूजिंग, दैट इज, अब रिसोर्स में वो आपको बता भी रहे हैं कि एल्गोरिथम के रिसोर्स क्या होंगे। टाइम, कि वो कितने टाइम में बन रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेमोरी लेगा उतनी ज़्यादा आपको मेमोरी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, आपको अपनी कॉस्ट में रहते हुए उतनी मेमोरी उसको यूज़ करवानी है। एंड स्टोरेज स्पेस, और जो मेमोरी जो होती है वो आपकी रैम होती है, और स्टोरेज स्पेस जो होती है वो आपकी हार्ड डिस्क होती है, और वो कितनी हार्ड डिस्क जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आपके पास एक कंप्यूटर ऐसा है जिसकी रैम 2 GB है, और आपका एल्गोरिदम रन करने के लिए 4 GB रैम रिक्वायर्ड करता है, तो आपका वो एल्गोरिदम एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। योर एल्गोरिदम शुड बी अंडर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, कि आपके पास कितना टाइम है। टाइम हमेशा फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो एफिशिएंट होता ही नहीं है। ठीक है, कितनी मेमोरी यूज करेगा, आपकी रैम कितनी यूज करेगा, एंड स्टोरेज स्पेस कितनी लेगा। आपको आया कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी तो क्या आपके पास इतनी कॉस्ट है कि वो आप स्टोरेज स्पेस उस पर अप्लाई कर सकें। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम। अभी तो आपको ये थोड़ी बड़ी बड़ी बातें लग रही हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो आप एल्गोरिथम्स करोगे ये छोटे हैं, लेकिन जब आप रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग करने बैठते हो तो उसमें वो छोटे एल्गोरिथम्स नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपका एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए, एक तो वो टाइमली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करे, कम मेमोरी ले, और स्टोरेज स्पेस भी कम ले, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ऐसा एल्गोरिदम जो मैक्सिमम एफिशिएंट हो। वी विश टू मिनिमाइज रिसोर्सेज यूजेस।
ठीक है, रिसोर्स यूजेज उसका कम होना चाहिए. हाउएवर द वेरियस रिसोर्सेज कैन नॉट बी कंपेयर्ड डायरेक्टली. So which of two algorithm is considered to be more efficient often depends on which measure of efficiency is considered the most important. That is the requirement of high speed. Minimum memory usage is considered. अच्छा, होता क्या है, एक यूजर आपके पास आया, उसने अब रिसोर्सेज या एफिशिएंसी मेजर करने की डिफरेंट होती है. जैसे मैंने आपको कहा ना, प्रोग्रामर डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं. तो रिसोर्सेज को मेजर करने के या एल्गोरिथम को मेजर करने के वी हैव डिफरेंट टाइप्स. लाइक इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द यूजर. आपके पास एक यूजर आता है, वो कहता है कि मुझे ना एक सॉफ्टवेयर बना दो, लेकिन शर्त ये है कि वो जो है ना 5 मिनट के अंदर मुझे ये रिजल्ट दे दे. अब आप ये कहोगे कि अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए तो फिर उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे. वो कहेंगे, अगर वो यूज़र आपको कहता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है जितने मर्जी रिसोर्सेज लगें, मुझे बस टाइम के ऊपर है कि मेरा इतने टाइम में हो जाए, तो अब उसका जो मेजर करने का, एफिशिएंसी मेजर करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टाइम. अब आपके पास ये आसानी आ जाती है कि आप जितनी मर्जी मेमोरी यूज़ करें, जितनी मर्जी स्टोरेज स्पेस यूज़ करें, आपका मेन कंसर्न होता है उसकी टाइम जो है वो फास्ट हो. अच्छा, एक यूज़र आता है, वो कहता है भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, इसमें मुझे डिवाइसेस इतनी आ सकती हैं, मुझे इसके ऊपर ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जो ये काम करे. अब उसका मेन कंसर्न क्या है कि उसके ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिवाइसेस पे ना लगे, स्टोरेज पे ना लगे. अब आपके पास जो मेजरिंग एफिशिएंसी है वो डिफरेंट हो गई. अब वो टाइम पे बेस नहीं कर रही, पर वो किस पे बेस कर रही है, आपकी अमाउंट पे, डिवाइसेस पे, कि आपने इतनी डिवाइसेस यूज़ करनी है. तो अब आपकी मेजरिंग एफिशिएंसी डिफरेंट होगी. अब जितना मर्जी टाइम लगे, आपकी एफिशिएंट वही होगा जो उस मेमोरी और डिवाइसेस के रिसोर्सेज के ऊपर पूरा उतरेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द यूजर कि उसके लिए मेजरिंग एफिशिएंसी क्या है. ठीक है, किसी की स्पीड हो सकती है, किसी की मिनिमम मेमोरी हो सकती है, और किसी की हो सकती है कि वो स्टोरेज डिवाइसेस को मिनिमम रखे. सो इट डिपेंड्स. ठीक है, देयर मे बी सेवरल एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट प्रोग्रामर्स कैन राइट डिफरेंट प्रोग्राम. Same is the case, different programmers can write different algorithms for the same problem. यानी कि आपकी क्लास के 20 स्टूडेंट्स में को मैं अगर ये कहूँ कि एल्गोरिदम लिखें, हो सकता है वो 20 डिफरेंट स्टाइल्स एल्गोरिदम लिखें, लेकिन अगर वो सही है, उसका सोल्यूशन आ रहा है, तो डेफिनेटली दे आर करेक्ट एल्गोरिदम्स. मैं ये नहीं कहूँगी कि सेम बुक वाला ही हो. आप कोई भी एल्गोरिदम लिखें, लेकिन उसका सोल्यूशन आना चाहिए. सो how fast an algorithm a problem can be solved depends on the efficient algorithm. Therefore, analysis of algorithm is very important to compare algorithms and conclude that which one is better than the other. Analyzing the efficiency of algorithm means comparing efficiency of different methods of solution of a problem. So if you want to check which algorithm is the best, you have to compare the efficiency. और एफिशिएंसी किस तरह से कंपेयर होती है कि आप उसका पहले तो टाइम देखें कि वो दो एल्गोरिदम आपस में कंपेयर करें कि उनका टाइम किस तरह से, कौन सा जल्दी हो रहा है. डेफिनेटली जो जल्दी होगा वो एफिशिएंट होगा, जो कम रिसोर्सेज लेगा वो एफिशिएंट होगा, और जो ज़्यादा रिसोर्सेज लेगा वो इनएफिशिएंट कहलाएगा. सो डिफरेंट एल्गोरिदम्स को हम आपस में उनकी मेजरिंग एफिशिएंसी के तौर पे हम डिफरेंट तरीके से उसको चेक कर सकते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, दैट इज यू हैव टू राइट द एल्गोरिदम्स. सो दैट इज द मेन पार्ट. ठीक है, अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं. शुरू में उन्होंने आपको टेक्निक बता दी, अब आगे से जितनी भी आपकी बुक में जितना कुछ भी है वो सारा का सारा प्रोग्रामिंग के ऊपर है. और एक चीज़ जो मैं हर दफ़ा अपनी क्लास को कहती हूँ कि आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा. प्रोग्रामिंग जो है ऐसी चीज़ है जो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटे स्टेप्स समझ लिए, याद कर लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको एल्गोरिदम लिखना आ गया, यू कैन राइट द प्रोग्राम. तो एल्गोरिदम लिखना पहले सीखिए. ठीक है, अच्छा इसको मैं क्लियर करती हूँ. प्रॉब्लम 1 के ऊपर चलते हैं. प्रॉब्लम 1 हमें क्या कह रहा है, फाइंड The sum of product and average of 5
given numbers. अब हम इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स लगाएंगे। सबसे पहले the first thing is to read the problem. Find the sum, product and average of 5 given numbers. ठीक है, क्या समझ आई? फैजान आप बताएं जरा। मैम के इसका मल्टीप्लाई निकालना है और एवरेज नंबर्स निकालने हैं और प्लस निकालना है। हाँ, अब आप बताएं तैयब के Yes ma'am. सम क्या मतलब क्या होता है प्लस करना सब चीज, इन सारे नंबर्स का प्लस जो होता है सम करके जो एक आंसर और आता है। कितने नंबर्स का? ये हैं 1 2 3 4 5 4 है। लिखा हुआ है नो पर, आपने पढ़ी ओह नहीं सॉरी, स्टेटमेंट। तेरे में पढ़ी थी मैं, लेकिन वो नीचे वो नंबर्स लिखे थे मैं मैं उनको यही पढ़ने तो लग कह गया। रही हूँ, नीचे छोड़ें, आपको हाँ अपनी सॉरी, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से निकालना है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा। 5 नंबर्स का होता है। हमास एवरेज किस तरह निकालेंगे? मैम जो हमारे पास सम आएगी उसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे। 5 करेंगे क्योंकि 5 नंबर्स हैं। ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चला? प्रॉब्लम पढ़ने से। ठीक है, ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चला? जब हमने प्रॉब्लम को पढ़ा। नीचे वाला सोल्यूशन आप लोग मत देखें, आप सिर्फ अपनी स्क्रीन देखें। फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। सो फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन कर लिया, या आपने जो अपनी वर्डिंग में बोला ना, ये आपने डिफाइन किया है। अब उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज कैसे करेंगे कि हमें क्या करना है? हमें सम फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट करना है और एवरेज करना है। ये मैंने ब्रेक कर लिया, और किसका? 5 गिवन 5 नंबर। नंबर्स का। अब ये चीजें मैंने अपने ज़हन में बिठा ली कि ये चीजें हमें गिवन है, यानी कि ये हमसे पूछी जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको प्लान करेंगे। और प्लानिंग क्या होती है कि आप जो है अपने सॉल्यूशन के बारे में मोर स्पेसिफिकली सोचते हैं। ठीक है, इनपुट सबसे पहले हम देखेंगे। इनपुट क्या होती है जो हमें गिवन है, और हमें गिवन क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये 5 5 गिवन नंबर्स हैं। गलती से हाथ ही लग गया मेरा। 5 नंबर्स हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है। इनपुट हमारे पास है 5 नंबर्स। यस मैम। अच्छा, अब आउटपुट क्या है हमारे पास? आउटपुट हमारे पास यहाँ पे सम, प्रोडक्ट और एवरेज। सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, प्रोडक्ट एंड एवरेज, प्रोडक्ट एंड एवरेज। ओके, अब प्रोसेस हम देखेंगे कि हम आया इसको कर सकते हैं क्या, हमें ये करना आता है। यस, सम का मतलब क्या है? एडिशन करनी है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं डिमांड तो इस्तेमाल नहीं होगा कहीं? नहीं। ठीक है। और सॉरी क्या था? हाँ, एवरेज का मतलब क्या है कि हमने मैथ्स हमारा सिर्फ और सिर्फ उसमें यूज होता है, मैथ्स में। कंप्यूटर में नहीं होता। कंप्यूटर में तो आपको पता है कि स्पेलिंग भी जो है ना COLO उसमें ऑर्डर हो जाता है ना। हाँ, पहले क्या करना है, फिर ये करना है, ऐसे। फिर ये करना है। ठीक है, अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली हुई है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो आता है ना, हमने सबसे पहला स्टेप, इसको हम हमेशा स्टेप में लिखेंगे क्योंकि सीक्वेंस है ना। स्टेप 1 हमेशा हमारा होगा स्टार्ट। हमने स्टार्ट कर दिया एल्गोरिदम को। अब आगे हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, ठीक है, वो ये होती है कि आप अपनी इनपुट गैदर करें। पहली चीज आपको हमेशा ये करनी है कि आपने इनपुट लेनी है। अब वो इनपुट आप लिख सकते हो, इनपुट 5 नंबर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, या अगर आपको यहाँ पे जैसे क्या नाम है, एल्गोरिदम में आपकी बुक पे लिखा हुआ है लेट द 5 नंबर्स बी ABCD, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कि आप किस तरह से इनपुट लेना चाहते हो। मैं अगर यहाँ पे ये लिखूंगी ना, इनपुट 5 नंबर्स, ये भी ठीक है। और अदरवाइज मैं कहती हूँ लेट A = 1, B = 2,
C is equal to 3, D is equal to 4 and E is equal to 5. This is also correct. ठीक है, अच्छा ये मैम 5 यहाँ पे तो नंबर्स हो नंबर गए। कुछ और दिए हुए हैं। देने दे, मेरी मर्जी में जो भी नंबर दूं। You don't क्योंकि have हमने इसमें to किया follow नहीं है the ना। book. You don't have to follow the book. You have to follow your understanding. अगर आपके पास ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है नंबर, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यस मैम। जैसे मैंने लिए। अगर आपके पास बुक में बुक कह रही हूँ, प्रॉब्लम 1 की ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, अगर इसमें कोई भी नंबर नहीं स्पेसिफिकली लिखा हुआ, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आपके पास फ्री हैंड है। और बिलीव यू मी, ये जो कंप्यूटर है ना ग्रेड 10 की, इसमें आपको खुली छूट होती है, जो मर्जी करें, तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब बात सबसे पहले ये आती है, ये ABCDE हैं क्या? क्या है ये? ये डिनोट कर रहे हैं नंबर्स लाइक दिस। हाँ क्या है? ये अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स 5 गिवन नंबर्स हैं, 5 गिवन नंबर्स हैं भाई। नहीं, ये क्या है? ये 5 गिवन नंबर्स को डिनोट करते हैं। ये हमने लेट किया हुआ है। ये लेट किया हुआ है। ओहो, साइड पे लिखा हुआ है। ये कहाँ वेरिएबल पे? वेरी ओ यार। ठीक है। मैम आपने लट के स्पेलिंग LECT लिखे हैं। हाँ हाँ, गलती से हमें लिख इससे दिए हैं, समझ नहीं आया मुझे होगा। पता है, ठीक है, गलती से लिख दिए हैं। ओके ओके। आप ये सी कट कर दें, ठीक है। ओके, ठीक है मैम। these ABCD are known as variables. These ABCD are known as variables. जैसे मैथ्स में करते हैं ना, let x is equal to 10, let अच्छा। x be a number, ठीक है। Basically that x is the variable. Variable is the quantity in programming which varies during the program execution. Variable ऐसी quantity होती है जो पूरी program execution में change हो सकती है, ठीक है। There are two types of quantities we have in programming. First one is variable and second one is मैम constant. चेंज क्या मतलब? बताती हूँ। चेंज एज इन किस तरह चेंज हो सकती है? वेरिएबल की वैल्यू हम जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। सपोज a वैल्यू। इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। a Yes, इज ma'am. इक्वल टू 2 भी हो सकता है, a इज इक्वल टू 205 भी हो सकता है, एनीथिंग। a एक ही वेरिएबल है ना, उसकी Yes, वैल्यू yes, हम चेंज कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ things which can change their values during program execution are known as variable, but constant are the values which remains the same. For example, can we write 2 is equal to 3? No. No. So that's mean the 2 is the constant and 3 is also the constant. We can't change the number of the constant. We can't write 1 is equal to 2. That is wrong. We can write 1 is equal to 1 क्योंकि दोनों साइड पे constant same है. So Yes, ma'am. those entities which remain same are known as constant और वो ज्यादातर numbers होते हैं, ठीक है. And variables are the quantities that changes during program execution के पूरे प्रोग्राम में हम इस वेरिएबल को जो मर्जी वैल्यू देंगे ये अपने अंदर स्टोर करेगा. इज इट क्लियर? Yes, yes, ma'am. ma'am. ओके, अब इसका ओहो ये बड़ा मसला है. मैं एक जगह से अरेंज करती हूँ, दूसरा अरेंज हो जाता है. एक और चीज मैं वेरिएबल का आपको बता दूं. क्या है Yeah. यार? मैम इरेजर इस्तेमाल करी क्या कर रही हैं? मैम आप ब्रेजर इस्तेमाल करिए, आपने एक साथ ड्रॉ किया था ना, वो तो साथ साथ रेज हाँ. होता जाएगा क्योंकि वो ब्लैक उसके ऊपर भी लगा हुआ है। खैर है. अच्छा ओके, सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? पहले तो हमें ये पता चल गया कि वेरिएबल जो है वो क्वांटिटी होती है जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज होती रहती है. फिर एक और चीज कि वेरिएबल आपके मेमोरी लोकेशन होते हैं, ठीक है. क्या मतलब मैम? वेरिएबल आपके मेमोरी लोकेशन होते हैं. आपके कंप्यूटर में जो मेमोरीज हैं वो आपकी लोकेशंस हैं बेसिकली, जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज जो है वो स्टोर करते हो. आपकी जो मेमोरी है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, और वो ब्लॉक्स क्या कर रहे होते हैं, वो आपके डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं.
जैसे आपकी ये कंप्यूटर की मेमोरी है ना, इसमें आपके ठीक है। पास ये छोटे 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 ब्लॉक्स होते हैं. वन ब्लॉक इज नोन एज अ बिट. याद है, मैंने मेरे ख्याल में 9th में भी करवाया था. Yes, ma'am. One block is known as bit. A bit is the smaller memory unit inside a computer memory. ठीक है? It is the smaller memory unit. 4 bits can make one nibble and 8 bits can make one byte. ठीक है? ये चीज हमने 9 में पढ़ी हुई है. So bit is the memory location and these variables are a kind of memory location. जब हम variables define करते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो वो छोटे छोटे मेमोरी लोकेशंस बन जाती हैं वो वेरिएबल्स. और वो वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन बनने के बाद क्या कर रहे होते हैं, आपके डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं. सपोज मैंने लिखा लेट a इज इक्वल टू 1, तो एक मेमोरी लोकेशन में 1 आ गया और उसका नाम क्या हो गया, a. इसी तरह b के एक मेमोरी लोकेशन बनी, उसका नाम b चला गया और ये हो गया 2. इसी तरह एक मेमोरी लोकेशन बनी c के नाम से, उसमें मैंने लिखा 3. d के नाम से मैंने लिखा 4 एंड e के नाम से उसमें मैंने लिखा 5. सो दिस इज Yes. द बेसिक बैक एंड प्रोसीजर व्हाट इज डूइंग. ठीक है? जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो, लिखते हो अपने कंप्यूटर में, वो मेमोरी लोकेशंस बना देता है और उसका नाम उस वेरिएबल का नाम होता है उस मेमोरी लोकेशन का, ताकि आपकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो सके. और इस डब्बे में देखें a इज इक्वल टू 1 था, 1 आ गया, मैं a की वैल्यू जो भी चेंज करूंगी इस मेमोरी लोकेशन में वो सेम चली ठीक है। जाएगी. a इज द वेरिएबल, 1 इज द कांस्टेंट. इसी तरह b इज द वेरिएबल एंड 2 इज द कांस्टेंट. अच्छा, ये तो होगी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स की थी. ठीक है, अब हम वापस अपने एल्गोरिथम के पास आए. तो हमने पहले स्टेप में स्टार्ट लिखा, दूसरे स्टेप में हमने लिखा कि हमने 5 वेरिएबल नंबर्स लिए और वेरिएबल्स लिए और उसको वैल्यू असाइन कर दी. स्टेप 3 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 में हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है. सम एक वेरिएबल है और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम इनका एडिशन लेंगे. एडिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस साइन के साथ, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी एंड प्लस e. So this is how you get the sum of 5 numbers. एक चीज आप फाइंड आउट कर चुके हो. ठीक है? स्टेप 4 पे आपने सेकंड चीज करनी है, दैट विल बी द प्रोडक्ट. और प्रोडक्ट के लिए आप कोई भी वेरिएबल p ले सकते हो, prod ले सकते हो या prod भी ले सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग कि आपने प्रोडक्ट को किस वेरिएबल के साथ लेके जाना है. आपकी अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी वेरिएबल लो, लेकिन वो अल्फाबेट्स में से ही होना चाहिए, चाहे वो वर्ड है या लेटर है, अल्फाबेटिक होना चाहिए. ठीक है? कांस्टेंट नहीं हो सकता, यानी कि आप नंबर इज इक्वल टू फलाना फलाना नहीं कर सकते. ठीक है जी? सो प्रोडक्ट के लिए आपको वहाँ पे जैसे बुक में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट PROD, उन्होंने ये रेफर किया है कि आपने प्रोडक्ट के लिए PROD, प्रोडक्ट एक वेरिएबल लिया हुआ है, मैंने प्रोडक्ट पूरा लिख दिया है, दैट डजंट मैटर. अब प्रोडक्ट आप कंप्यूटर में जब भी लोगे, उसका वैसे तो हम मैथ्स में साइन क्रॉस करके डालते हैं, कंप्यूटर में हमेशा वो स्टैटिक होता है. हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट कोई भी कैलकुलेट करोगे, कोई फॉर्मूला लिखोगे कंप्यूटर में, यू विल ऑलवेज राइट स्टैटिक a, स्टैटिक b, स्टैटिक c, स्टैटिक d, स्टैटिक e. दैट्स मीन यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट. ठीक है जी? Yes, ma'am. अच्छा, स्टेप 5 पे आ जाते हैं. अब Division. हमें क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है. और मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे AVG एवरेज, Yes, ma'am. AVERAGE एवरेज, जो मेरा दिल करेगा मैं उसको नाम दूंगी. एवरेज इज इक्वल टू, अब मेरे पास 2 मेथड है एवरेज का फॉर्मूला लिखने के लिए. या तो मैं सम को डिवाइड करूंगी 5 के साथ, दैट इज अ वे ऑफ राइटिंग द एवरेज. या फिर मैं क्या करूंगी, A प्लस B प्लस C प्लस C प्लस, एक खुला वाला वर्जन है और एक कंप्रेस्ड वर्जन है. हाँ ठीक है, चलिए. ये कहना चाह रही हूँ, मतलब जो जिस तरीके से भी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सके. ठीक है. ठीक है? एंड द होल डिवाइडेड बाय 5. एवरेज का फॉर्मूला यही होता है कि आपने सम लिया और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ
नंबर से, क्योंकि यहाँ पे 5 हाँ। थे तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। वैसे कर दिया। दोनों ठीक है। मेथड में दोनों मेथड सही हैं, आप कोई भी लिख सकते हो, यू आर नॉट बाउंडेड विद वन मेथड, ठीक है। स्टेप 6 आपका क्या है? स्टेप 6 आपका ये है कि आपने आउटपुट करना है। आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इनपुट इंपॉर्टेंट है वैसे आउटपुट इंपॉर्टेंट है। आपने आउटपुट का मतलब ये होता है कि आपने अब इस वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर पेस्ट करना है या स्क्रीन के ऊपर शो कराना है, और आपने आउटपुट क्या करना है? आपने सम करना है, प्रोडक्ट करना है एंड एवरेज। अच्छा, एक चीज, जो वेरिएबल आपने ऊपर जैसे लिखा है नीचे भी वैसे ही लिखेंगे। अगर आपने कैपिटल एस के साथ सम लिखा है तो ये सम कैपिटल एस के साथ होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो स्मॉल के साथ। इसी तरह प्रोडक्ट पी आर ओ मैम डी, आपने आउटपुट का यू बड़ा लिखा है। कोई मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है, मसला वेरिएबल नेम का है, ठीक है जी। अच्छा, स्टेप 7 है मेरा, और स्टेप 7 क्योंकि मैं आउटपुट ले चुकी हूँ तो अब मैं वेरिएबल को कर दूंगी टॉप, सॉरी एल्गोरिदम को। सो दिस इज हाउ यू राइट द एल्गोरिदम। बात समझ में आई है? यस मैम। ओके। मैम अगर ये हम कंप्यूटर में कहीं पे जैसे कोई सॉफ्टवेयर होगा उधर लिखेंगे, ये सब कुछ फिर शो होगा हमें, मल्टीप्लाई होगे? नहीं, एल्गोरिदम को रन करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, आपको उसमें लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर में किसी चीज़ में वैसे ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर नहीं हम वैसे जब ही अगर प्रोग्राम कोई लिखते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर हो फिर। होगा, मैं आपको सर्च करके बता दूँगी। मेरे ख्याल में मैंने कभी यूज़ किया है एल्गोरिदम को रन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, बहरहाल दिस वाज द प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम, अब मैं आपको चलो आज 1 ही करते हैं, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मेरे ख्याल में 6 यस मिनट रह गए। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ऐसा इशू जो आपको समझ ना आया हो? नो मैम। मैम इस प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक मिनट, कहाँ गया? मैम टाइम तो ज्यादा हो गया। नहीं अभी नहीं ज़्यादा हुआ, हम छुट्टी का टाइम है। 110 तक होता है, 125 हो गया। मैं आज लेट आई थी ना। जी यस मैम। एक मिनट, मैं तो अपने टाइम पे नहीं आई। नो नो मैम मैम, आप सही लेट सर्च आई आप हैं, लेट आई हैं। कितना लेट आई हूँ? पता नहीं, 5-10 मिनट लेट आई हैं। यस मैम, आप 5-10 मिनट लेट आए। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और 6 पढ़ाने मिनट के। है। अच्छा, मेरे पास 5 मिनट है। आई गेस 5 मिनट नहीं है तो ये 15 मिनट ज्यादा हो गए हैं, मैम लेट आई हैं। कोई मसला नहीं है, आप और 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, इन दोनों में कितना काम हो जाएगा पहले ये बताओ। बहुत अरे करा दे मैम, 5 मिनट है आपके पास तो। असाइनमेंट। ओह, होमवर्क तो नहीं मेरा। होमवर्क किया। ये मिलेगा हमें काम। ये 5 मिनट में काम होगा हमारा। मैम भी कंप्यूटर पे करना है या कॉपी पे? रफ कॉपी पे, कंप्यूटर, कंप्यूटर पे। रफ यस। कॉपी पे, रफ कॉपी पे। ओह सॉरी, यू कोई नीड बात टू नहीं। राइट डाउन द एल्गोरिदम, ठीक है। ये ऑफ आपका मेकिंग अ टी। जो टी मेकिंग एल्गोरिदम है ये आपका थ्योरेटिकल होगा, इसमें कोई आपको फार्मूला यूज नहीं करना, पेन ठीक कहाँ है गया? जी। यस चाय मैम। बनाने के प्रोडक्ट डाल लो। मैम ओ स्टेप देखा जाए, चाय किस किसने बनाई है पहले ये तो बताओ। मुझे मुझे आती है बनानी, तैयार। सबको आती है? हाँ जी। ठीक जी है तो कोई हाँ। मसला नहीं है। स्टेप्स लिख देंगे बस कैसे चाय बनती है। मैं तो सारी चीजें एक साथ डालता फिर उबाल ही देता हूँ, खत्म हो जाता है। हाँ दो दो है एल्गोरिथम। 10 ठीक है, नंबर का वो भी करना है। आसान है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे उनका हम सॉल्व करना है। बहुत है, मुश्किल भी है।
अगली देख लो, बच्चा तो ना फाइंड द पढ़ना, लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। अब ये क्या है? उतना मुश्किल है, वो समझ मैं नहीं खुद लगी। आपको समझाऊंगी, इसलिए मैंने बुक से आपको नहीं दिया, ये मैं अपने तरफ से आपको दे रही हूँ। कोई प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम नंबर 6 थी। रुक जा मैम, ये लेक्चर सेंड करेंगी ना? हम्म। प्रॉपर नंबर 6 1 2 और 3 कौन सा 4 दूँ, 5 मेरे माइंड में नहीं आ रहा। read read marks and ये तो print बहुत मुश्किल है भाई। read according to the following। ये क्या है? अच्छा, इसमें कुछ साइंस हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जिसने वो प्लस मल्टीप्लाई का साइन से स्टार डालता है। मैम दो ही बहुत है ना, हाँ, दो बहुत है ना, ठीक है। उसके अंदर बहुत कौन अच्छा, से साइन डले हुए हैं ऐसे? एरिया ऑफ सर्कल देख का रहा फॉर्मूला आपको पता है? एरिया वन रेडियस वो नहीं, आर इक्वल्स टू स्क्वायर, क्या क्या आर क्या? आर स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर, रेडियस से कुछ रिलेटेड होता है। IR स्क्वायर नहीं, रेडियस का स्क्वायर मैम। रेडियस? 1/2 करके कुछ होता है मैम, अभी वो याद वो आ गया। वो नहीं होता, वो सरकमफ्रेंस होता है, और नहीं डायमीटर होता है वो। Write a algorithm to find the area of circle। मैम नर्स से देख लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला देख लीजिएगा, आई गेस मैम, एरिया ऑफ सर्कल के पाई सर्कल आर के 4 स्क्वायर। पार्ट्स होते हैं। इट्स ये पाई आर। ये हाँ हाँ हाँ, पाई आर स्क्वायर। जी। एक उधर से आ गया है। ये तो हाइट नहीं होती इसके लिए। अच्छा, वो रेडियस उसका मैम सर्कल का हाफ, जो हाफ वाला सर्कल होता है उसका निकालने के लिए तो होता है 1/2 πr स्क्वायर। वो हमने 9 में फिजिक्स में पढ़ा था, वो तो फिर होता था। पूरे का पाई आर स्केल होगा ना, तो वन पाई बाई आर टू सेमी स्क्वायर होगा। है, मैं आपको बता हाँ भी रही ठीक हूँ, है, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही? तो मैम हम भी तो यही आ कह गई। रही हैं कि नहीं, वो आप जो कह रही हो ना, वो नहीं होता इस ओ बात। पाई का ओए, पाई का साइन क्या था? ये जो मैम ने डाला है। मैम से क्लियर करके लिख देंगी। ठीक है, ये मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन अदरवाइज पाई आपको का खुद ये पाई याद का रखनी साइन चाहिए। समझ गया यार, इन लोगों से पाला पड़ गया। मैम। तो सर पाई का साइन से क्लियर करके दिखा देंगे। इट्स समथिंग लाइक यस दैट। मैम। मैम पाई का साइन से क्लियर करके दिखा देंगे। कहाँ पे? सीधी लाइन। ऐसे ही है ना? ओह यस। इस तरह भी लिखते हैं इसको? नहीं, अभी भूला हुआ हूँ, ऐसा ही है जैसे मैंने फिजिक्स लिखा में देखा। यस, ऐसे है, ऐसे है। वो साइड पे जे बन जाता है और साइड में टी बन जाता है। जेटी। है। आई ऐसे है। आई आई। वो जो पहला ये वाला नहीं, एक सीधी लाइन है, एक जे और ऊपर टी है, और सीधी लाइन। Anyhow, the area of अच्छा circle is pi r square, and you have to write down the algorithm to find the area of circle. ठीक है? So you need to write these algorithms on a rough copy, on a rough note, and you have to send the image to me as an assignment completion. I will be ठीक है। giving these kind of assignments on and off. ठीक है, मैं आपको रोज की बुनियाद पे या on and off मैं आपको ये assignment देती रहूँगी, and you have to, find out the solution. I guess ठीक that's all for Yes, today. I am left with 1 minute, I guess. Is there मैम any खत्म हो question you जाएगी। can ask me right now? Or otherwise, I'm going मैम to end this meeting. मैम ये बस अभी सेंड करेंगे ना ग्रुप में, हाँ कहते जी, हैं हाँ वीडियो, जी, हाँ जी, मैं कर बस दूंगी। उधर से मैं होमवर्क चेक कर लूँगा, इसमें भी जरूरत पड़ेगा मेरे ठीक है जी। को। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लीव